अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, अच्छे से ईद गुजार रहे हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनसे मिलवाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये वो गेस्ट हैं जो आपके फेवरेट गेस्ट हैं। और इसमें से एक गेस्ट तो ऐसी हैं कि जो थ्रू आउट आप इनको रमज़ान में देखते रहे, वो भी हमारी रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। अब ये गेस्ट कौन सी है आपने गेस्ट तो कर लिया होगा, लेकिन इनको मिलवाने से पहले मैं आपको मिलवाती हूँ मिसेज अली से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसेज अली? ठीक ठाक है, ईद मुबारक। खैर मुबारक। चले जी, बड़ी प्यारी लग रही है मिसेज अली, और इनको किसने तैयार किया है ये भी पूछेंगे। लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है सुमेरा। सुमेरा, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, कैसा लगा आपको पूरा रमजान मेहरबान हमारे साथ रहना, और उसके बाद माशाल्लाह से ईद पे भी आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे और नया एक्सपीरियंस था। हाँ। तो ये यादगार रहा है मेरे लिए, यादगार रहेगा। चले जी, अब आपको मिलवाती हूँ मैं टैलेंटेड पाकिस्तानी से और ऐसे सिंगर से जिन्होंने न सिर्फ इतनी अच्छी सिंगिंग की कि पड़ोसी मुल्क से भी इनकी तारीफें हुई, बल्कि ये बड़े ज़बरदस्त कंटेस्टेंट भी हैं। और हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़रूर आपको ऐसे टैलेंटेड लोगों से मिलवाया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद बिनाम, जो कि सिंगर हैं, और आप इनको देख रहे होंगे पाकिस्तान आइडल में भी ज़बरदस्त जो है ये सिंगिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है बिनाम? चले जी, उनके साथ हमारे गिटारिस्ट भी मौजूद हैं, और जो हमारे गिटारिस्ट हैं वो है जी फैजान खान। फैजान कैसे हैं आप? ठीक है, ईद मुबारक। चले जी, हमारे चारों गेस्ट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और अब कुछ बातें करते हैं ईद की, और ईद की बातों से स्टार्ट करते हैं। मिसेज अली, पूरा महीना बड़ा बिजी रहता है आपका, ठीक है, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में आना जाना, साथ साथ ईद की तैयारी, फिर काम भी। अब तो ईद के फौरन बाद शादियों का जो है ना वो दौर दौरा होता है और सीजन बढ़ जाता है। तो क्या तैयारियां होती हैं, और ईद के बाद फिर अब क्या प्लानिंग होती है, कैसे गुजरता है ये पूरा रमजान ईद की प्लानिंग करते करते? ईद की प्लानिंग करते करते और लोगों को गाइड करते करते कि कैसे कब किसने कहाँ मिलना है, और उनके लिए आसानियाँ करते करते कि उनको गाइडलाइन, उनको कंसल्टेंसी देते देते कि ऐसा ना हो कि किसी को बुलाना भूल जाए, ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ जाना भूल जाए। तो ये जो लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे अपने लोग हैं, यकीन करें, लोगों की तकरीबों के लिए या लोगों की शादियों के लिए, उनके रिश्तों के लिए हम अपनी भी चीज़ें भूल जाते हैं, और हम अपनी मतलब के जो उनके इवेंट्स होते हैं उनमें ही लग रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि हमारा कोई क्लाइंट किसी फैमिली को इनवाइट करे बिना ही रह जाए। हाँ। तो उसको रिमाइंडर कॉल करें कि भाई ईद पे बुला के इस चीज को फाइनलाइज कर लीजिएगा। तो अब यही सब चल रहा है, यही सब चल रहा है जी। अच्छा जी, ईद का दिन कैसा गुजरता है सुमेरा? ईद के दिन क्या कुछ होता है? चले, आज तो आप अभी यहाँ आ गई हैं, बाकी क्या एक्टिविटी होती है ईद के दिन? किस तरीके से रिश्तेदारों में? सबसे बड़ी बात उनके सारे माशाल्लाह से जाते हैं, बड़ा डिनर होता है। सही, सारे बहन भाई, दामाद, बेटियां, मम्मी वगैरह सब एक ही जगह, एक ही स्पॉट पे मिलते हैं, और उसके बाद लंच होता है। और फिर उसके बाद जो ईदी बढ़ती है उसका समा और उसकी खुशी ही अलग होती है। खुशी अलग होती है, बाकी ईदी बांटने की जो खुशी है ना वो भी अलग होती है, ईदी लेने की खुशी जो होती है ना वो भी अलग से ही होती है। और जब ईदी ले रहे होते हैं तो हमें पता होता है, अच्छा खालू ने हमें कितने देने हैं ईदी, खाला ने हमें कितनी देनी है, ताया ने कितनी, बस मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बात सारी ये होती है ना कि आप एक एक्साइटमेंट का लेवल आपका अलग होता है कि आप वेट करते हैं कि भाई कौन आपको खाला, मामू, चचा, फूफी, चाहे वो कम ईदी दे, लेकिन इसमें ना आपको लगता है कि नहीं, वो सब हमसे प्यार करते हैं और वाकई हम वैल्यूएबल हैं अपनी फैमिली में। तो जाहिर सी बात है दे काउंट कि भाई बच्चों को ईदी मिलनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ जो है मिनाम मौजूद है। मिनाम, कैसी गुजरी है ईद? अभी तो आप चले यहाँ आए हमारे साथ, लेकिन ओवरऑल क्या रही रूटीन रमज़ान में, और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद पे आपकी? रमज़ान वैसे बहुत बिजी होता है। रमज़ान में टाइमिंग्स बहुत चेंज हो जाती है आपकी, तो स्केजुअल और बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सही, नींद पूरी नहीं होती है, नींद तो बाकी हम सबकी पूरी नहीं होती, ये तो सुमेरा से पूछें और मुझसे पूछें। सही, यही है कि बस टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और रमज़ान में तो म्यूज़िक तो मैं नहीं करता। हाँ। अब ईद के बाद आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं अपना फर्स्ट ओरिजिनल रिलीज करूं। अरे तो वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सही, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। सही, चलिए जी फैजान, आप बताएं आपकी कैसी ईद गुजरती है, क्या होता है और ईद पे क्या कुछ करते हैं? ईद पे नॉर्मल है, नमाज पढ़ी, घर आए, ईद मिली, बुजुर्ग जो होते हैं खानदान के उनसे मिले, जो हयात है, जो नहीं है उनके लिए कब्रिस्तान जाते हैं बस। सही, चले जी, ईद जो है वो ऐसी होती है ना कि मिल के बैठने का एक पैगाम देती है। मतलब वो सारे लोग भी आपको ईद पे एक साथ नजर आते हैं,
जिनकी बहुत सारे जो है ना वो रिश्तेदारों में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ईद का त्यौहार वो त्यौहार होता है जिन सब मिलके बैठे होते हैं और सब खुशी से जो है एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। अच्छा जी, सुमेरा हमारे साथ है, मिसेज अली हमारे साथ है, और डेफिनेटली ये दोनों ही अपने घर भी जो है बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो आप बताओ मुस्कान, क्या चैलेंजेस होते हैं रमज़ान में? काम भी करना है, फिर साथ साथ रोज़े भी हैं, और फिर दीगर इफ्तारियाँ भी हैं, फिर वो क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने ईद के बाद फौरन शादियाँ करनी है। तो ये कैसे मैनेज होता है सब? हमारा तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि रमज़ान के बाद जो ईद है और जो बकरा ईद है, तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो साल में सिर्फ 2 ही बार पाकिस्तान आते हैं, एक ईद पर और एक बड़ी ईद पर। सही। तो हमारे लिए इतना चैलेंजिंग हो जाता है ये ड्यूरेशन मेंटेन करना, क्योंकि जाहिर सी बात है इबादत भी है, सहरी भी है, इफ्तारी भी है, फिर खाना भी है, फिर बच्चों का साथ होता है, और स्कूल्स की टाइमिंग्स भी अब इतनी शॉर्ट हो गई है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना लिटरली अल्लाह पाक ने इसका सवाब तो बहुत रखा है, रोज़े का, पूरे महीने का, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुजरे रमज़ान। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इतनी हैप्टिक रूटीन में जो हमें एक मौसम का थोड़ा मिला है, प्रोटोकॉल के मौसम बहुत अच्छा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े खत्म हो गए, पता नहीं चला। अल्लाह का लाख लाख इसमें भी एहसान है। लेकिन मैं जिसकी बात करूं, मैं कहती हूँ ना, रोल मॉडल हमारी वो नहीं होती जो हम टीवी में देखते हैं एक्टर और एक्ट्रेस। हम रोल मॉडल हम जैसी विमेंस होती हैं, हम जैसी मदर्स होती हैं, बिल्कुल, जो कि बच्चों के साथ साथ, हस्बैंड्स के साथ साथ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करती हैं, और इसी के साथ साथ मजीद चीजें भी देखती हैं, क्योंकि हम सिर्फ बीवी नहीं है, हम माँ भी हैं, हम बहन भी हैं, हम किसी की बहू भी हैं, और जाहिर सी बात है हम इतनी बड़ी टीम मैनेज कर रहे हैं, तो हम किसी की सरपरस्ती भी कर रहे हैं 300-400 लोगों की। तो इट्स नॉट एन ईजी चैलेंज बीइंग अ वुमेन, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस जो कि मेंटेन कर रही हैं। और इस ईद पे मैं उन सारी खवातीन को सैल्यूट पेश करूंगी, सलाम दूंगी, ये सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सब लोग। जितनी भी खवातीन बहुत अच्छे से अपना घर मैनेज कर रही हैं, इंक्लूडिंग सुमेरा, और सुमेरा की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जाहिर सी बात है सुमेरा भी यहाँ हमारे साथ पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में ही रही है। तो ये क्या करते हैं मुस्कान, ऐसे करते हैं कि हम खुद ही अपने आप को जो है ना एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं और नाम से कहते हैं कि आप हमें अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं, और ये सॉन्ग उन तमाम खवातीन के नाम जो कि अपना घर भी मैनेज करती हैं और बाहर जॉब्स भी करती हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो साथ टेकअप करके चल रही हैं। वेलकम बैक। तो जी, ईद का दिन है, खुशियां मनाएं, हंसे बोले और अपने घर में सुकून से रहे, खुशियों के साथ रहे, और हम भी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ईद का दिन होता ही एंजॉय करने के लिए, घर वालों के साथ मिलकर बैठने के लिए होता है। ब्रेक पे जब जा रहे थे तो मैं मुस्कान को कह रही थी आपने हमें जो है वो सॉन्ग सुनाना है, अब जल्दी से ईद का दिन है, आपने इनके साथ प्लीज अगर सिंग करके कुछ गाना है तो प्लीज गाएं, दोनों आप लोग डिसाइड कर लें। क्योंकि मैं ऐसे नहीं गा सकती भाई, ये देखिए मुझे पता था ना, मुझे पता था यू कैन सिंग। सुमेरा आप निकल जाती है ना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? थोड़े से 2-4 वर्डिंग हो जाए, गुनगुना दें, ईद का दिन है ना। नहीं, वो शादी भी हमें गाते हैं हम लोग, तो शादी भी वाले ही गा दे, कोई मसला थोड़ी है, ईद का दिन है। वो वाला होता है ना, जो कौन सा? औरतों के साथ वो हर आवाज मिल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। अलग चार में वो उसकी अलग ब्यूटी है। बिल्कुल ऐसा वो शादी भी है कि सॉन्ग होते हैं, अलग ब्यूटी है। मैं अभी उनको यही कह रही थी कि आप वो जो पाकिस्तान आइडियल में आप लोगों ने बच्चों ने सॉन्ग गाए थे ना, वो क्लास थे, वो मुझे सुनना है इनसे। कोई सॉन्ग रीमेक किए थे मैं ना, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मैं तो फैन हो गई थी। हाँ, अच्छा, बेसिकली फ्रॉम थिएटर राउंड आई वाज एलिमिनेटेड, अच्छा, बट मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे वापस आया था। ओके, तो मैंने फिर फ्यूजन का गाना गाया था, फ्यूजन का रीमेक किया था। हाँ, अच्छा, तो चलिए अभी आपसे वो सुनती हूँ मैं, अखियाँ तो ओले ओले। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी सी बात कर लेना सुमेरा से, मुस्कान से। ये बताएं, अभी जाहिर सी बात है हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आपस में एक दूसरे को ट्रिब्यूट दे रहे थे जरा ये बताएं ना कि भाई आप लोगों की घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप किस किस को ईदी देती हैं, आप किसको ईदी देती हैं? ये पूछें कि किसको नहीं देती। हर बंदे को ही दे रहे होते हैं, लिटरली हर बंदे को दे रहे होते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि हम जब हमारे यहाँ कोई पहली ईद पे आ जाता है और हमने लेट्स एज्यूम के लिफाफे दे दिए, और हम जब दूसरी ईद पे गए तो वो बच्चे वहाँ पे भी मौजूद हैं, तो जब सबको बंदा देता है तो वो बच्चे भी आगे पीछे होते हैं, तो मजबूरन एक एक बच्चे को 2-2, 3-3 बार भी चली जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है खानदान इतना बड़ा है। और आप किसी को ये नहीं कह सकते त्योहार के मौके बेटा कल ली थी, तो याद तो होता है दिल में, लेकिन फिर भी जो बच्चे ईद से पहले दिन आते हैं ना, फिर वो उनको वो वाली फैमिलीज को दूसरे दिन बुलाना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो गेट टुगेदर होते तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। मेरी मम्मा कहती हैं
जब सबसे बड़ी गैदरिंग होगी ना तब लिफाफे निकलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं पाता, बच्चे जबरदस्ती करके ले ही लेते हैं। जबरदस्ती करके किधर सुमेरा किधर ईदियाँ, आपकी ईदियाँ तो मुझे पता है कहाँ जाती है, लेकिन ईदी जो माशाल्लाह से 2 बेटियों की शादी हुई हुई है, एक पढ़ाई कर रही है अभी, तो माशाल्लाह से दोनों दामादों को जाती है, बेटियों को जाती है, फिर अभी जाएगी ईदी। सही। और फिर जब ईद आज सुबह मैंने सबको बांटी है खूब अच्छे तरीके से, तबीयत से बटी है। और फिर ये कि जब बड़े भाई के यहाँ हमारे यहाँ होगा अभी लंच, तो जहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे ही बच्चे होते हैं ना, अगर वो 2-2 दफा भी ले लें, मुझे पता चल जाता है कि मैंने दी है। और मैं वो बोल भी दूं, बेटा आगे नहीं बोलना, वो यकीन करें वो बच्चा कभी भी नहीं रखेगा बात जाके खाला ने दी है, फुप्पो ने दी, जिसका भी मुझसे रिश्ता है उनका, बच्चा पलट के आएगा, फुप्पो आपने उनको तो 2 दफा दे दी। मैंने कहा मैंने कब दी? कहेंगे वो मुझे उन्होंने खुद बताया है। मैंने कहा सारा कुछ खाता खुल जाता है, क्लियर हो जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। इसके लिए या तो एक गैदरिंग की जाए, सबको एक साथ बुला लिया जाए, वो जो होता है ना कि एक फैमिली रिपीट हो रही है, एक फैमिली अगले दिन आती है, एक फैमिली, लेकिन होना यही चाहिए उसूली तौर से कि सबको ईद एक जगह एक साथ ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। उसका जो कहना चाहिए कलर है ना, उसका जो मजा है वो है ही अलग। अच्छा जी, अखियां तो ओले ओले जरा हमें सुनाएं, और आप दोनों भी अगर इनके साथ गाना चाहते हैं तो गाएं, तो प्लीज जरा सुनाएं कि आपने क्या रीमेक किया है। बहुत ज्यादा तारीफें सुमेरा ने की हैं आपके उस सॉन्ग की। मैं तो फैन हूं, पाकिस्तान आइडल की फैन हूं मैं। हाँ, तो वो और मजे का बन गया। अच्छा, जब ये पाकिस्तान आइडल जब आप लोग रीमेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता के करते हैं, कुछ धुनें छुपा के कुछ काम कर रहे होते हैं, किस तरह से? बेसिकली रीमेक करते उसी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को सामने रखते हुए, बस उसमें आप को अपना दिखाना होता है कि व्हाट यू कैन डू। मतलब मैंने उसमें आप कोई भी सॉन्ग गाते हो, सारे कवर्स ही होते हैं बेसिकली जो कंपटीशन में गाए जा रहे हैं, तो उसमें बस ये होता है कि व्हाट योर एक्सपर्टीज, आप क्या कर सकते हो उसमें, तो वो आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या उसके अंदर जो है ना वो नई क्रिएटिविटी डाल सकते हो। तो कंपटीशन जब होता है उससे एक दिन पहले क्या सूरत हाल होती है? वैसे मुझे बहुत सारे आप लोगों के जितने भी पार्टिसिपेंट थे ना, मेरी बात हुई है, जरा आप भी बताएं आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? बेसिकली जब मैं फर्स्ट ऑडिशन मेरा हुआ रंजिशी सही मैंने गाया था, तो मैं पहला ऐसा कंटेस्टेंट था जो सबसे ज़्यादा वायरल हो, जिसका ऑडिशन हुआ था। अच्छा। या रंजिशी सही इट क्रॉस 30-40 मिलियन ऑन क्या किया था भाई उसमें ऐसा? सो बेसिकली वो बहुत अच्छा रहा ऑडिशन, वो सबसे वायरल ऑडिशन हुआ, खास तौर पे वो इंडिया में बहुत वायरल हुआ। क्वांटिटी से पता चला, मतलब क्या आपने सॉन्ग गाया था? मैंने वो गजल गाई थी बेसिकली मेहदी हसन खान साहब की, रंजिशी सही। तो बस फिर रंजिशी सही। वेलकम बैक। तो भाई ईद की खुशियां और ईद की बातें यहाँ पर जारी हैं, और मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त हमारे गेस्ट जो हैं ये मौजूद हैं। यहाँ पर मुस्कान है, मिसेज अली, और साथ साथ सुमेरा हैं और मिनाम है, और हम गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मिनाम से थोड़ी सी उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। मिनाम, कब स्टार्ट किया, कैसे शौक हुआ सिंगिंग का? ओके, बेसिकली मैं बचपन में तो व्हेन आई वाज 9th क्लास और व्हेन यू वर इन द 9th क्लास, यस, हां, यस, तो मैं नात वगैरह पढ़ता था स्कूल्स वगैरह में। सही, दैट्स ग्रेट। तो मैंने कुछ कॉम्पिटिशंस में भी जाता था, जैसे चैनल्स पे होते हैं रमजान ट्रांसमिशन में भी एक दो मैं किया। तो उसके बाद पापा ने मुझे देखा कि हाँ कि यार मेरी वॉइस गॉड गिफ्ट थी, अल्लाह की तरफ से है। सही। तो उन्होंने देखा कि ही हैज़ अ टैलेंट, तो उसको कुछ करना चाहिए, तो मुझे नापा लेके गए नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो आई जॉइन नापा व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। उनकी पॉलिसी थी कि वो अपने इंटर के स्टूडेंट्स लेते थे उस टाइम, लेकिन मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा आपको ले लेंगे बिकॉज यू आर दैट्स ग्रेट। हां, टैलेंटेड लोगों को दे दो, ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझे लिया। उसके बाद I completed, basically I am the youngest graduated from Napa in music. Oh, that's great. So, हाँ. when I तो आप नापा के लिए भी प्राउड हुए? हाँ. तो मैं 9th क्लास भी पढ़ रहा था, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कंप्लीट किया, और मैंने 4 साल में नापा भी, यानी मैं सुबह स्कूल्स कॉलेजेस जाता था और शाम में नापा चल जाता था। तो मैंने 4 साल में अपनी डिग्री भी कंप्लीट की म्यूजिक की भी, और पढ़ भी रहा था। Now I am studying in the I'm doing bachelor's in accounting and finance from the IOBM University. अभी मैं वो कर रहा हूँ। सही। और साथ साथ सिंगिंग भी चल रही है। म्यूजिक। अब पाकिस्तान आइडल का मुझे पता लगा तो पाकिस्तान आइडल का ऑडिशन हो रहा है, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम ट्राई करो तो मैंने बस ट्राई किया और वो हो गया, बहुत अच्छा रहा ऑडिशन। पहले ही ऑडिशन इतना वायरल हुआ, फिर पब्लिक सपोर्ट पे मैं वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री मेरी हुई। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैं वापस कंपटीशन से बाहर गया और फिर वापस आया। तो
अभी कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह कर तो रहा हूँ। इतनी सिंगिंग तो की है आपने, चलिए ठीक है, मतलब इतनी सिंगिंग से बुरा दी है कि इतना बचपन से ही आप सिंगिंग कर रहे हैं, बट आप जब आपने पाकिस्तान आइडल में सिंगिंग की तो क्या डिफरेंस लगा कि प्रोफेशनल सिंगिंग करना कितना मुश्किल है जजेस को इम्प्रेस करना, उस मयार के ऊपर पूरा उतरना, एक्यूरेट मेलोडी रखना, अपने जो वॉइस है उसको मेंटेन रखना, फिर इतनी सारी SOPs के गला ख़राब हो जाएगा ये नहीं खाना, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ना। एक तो आपको ये प्रेशर होता है कि नहीं जी आपने गाना बिल्कुल परफेक्टली गाना है, लिरिक्स ओके होने चाहिए, बट एक टेंशन ये भी होती है कि तबीयत भी ठीक रखनी है। तो ये जो एक प्रेशर होता है ना, ये भी एक प्रेशर होता है कि भाई गले में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये फिर कैसा, कितना ह्यूज डिफरेंस था ये? बेसिकली मेरे साथ हुआ यही था कि व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन थिएटर राउंड, हाँ। तो उस टाइम मेरा गला बिल्कुल ख़राब था और मैं लिटरली गाने से पहले बैक स्टेज खांस रहा था बहुत ज़्यादा, और मैंने गाया, हाँ। लेकिन मैं उसी वजह से शायद मेरी वो थिएटर राउंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई थी और मैं बाहर हो गया था कॉम्पिटिशन। अच्छा, सही। लेकिन मैं फिर वाइल्ड कार्ड आया तो खैर मैं वापस आया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जाहिर सी बात है। इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस के आप म्यूज़िक को प्रैक्टिस कितना करते हो। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो ठंडा पानी भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनके गले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उनकी रियाजत या उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा। बात वो होती है कि वो हैबिचुअल होते हैं ना। हाँ। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा काम करने की उनको आदत होती है। अब जैसे हम लोगों से हम सारे एंकर्स होते हैं, उनसे लोग पूछते हैं कि भाई आप इतना लंबा टाइम ऑन एयर रहते हैं, इतनी लंबी आपकी शिफ्ट्स होती हैं, ये कैसे कर लेते हैं? तो बात वो ये कि हर बंदा अपने काम के टुवर्ड्स ना उसकी कमिटमेंट होती है या फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा, मुस्कान ने बताया अपने बारे में, मैंने आपको बताया कि मुस्कान माशाल्लाह से कितनी अच्छी चीज़ें मैनेज करती हैं। आप कैसे शेफ बनी ये बताएं सुमेरा। शेफ बनी हमारा जो हस्बैंड का जो बिजनेस है वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स का है। अच्छा। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत जाना, फिर वहाँ पे इनवाइट करते थे वो लोग जब क्या कहते हैं ओपनिंग होती थी, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करवाते हैं। हाँ। तो उस चीज़ से मुझे आता रहा नहीं यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर हस्बैंड को मेरे बहुत था कि मतलब मुझ में है ये चीज़ इसके, तो वो पूछते रहते थे ये क्या है, तो मैं बताती रहती थी। इसी तरीके से यही चीज़ मेरी 2nd नंबर की बेटी में आई है। हाँ, अच्छा। तो वो माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट है, शेफ की उसकी डिग्री है। तो उस तरीके से होते होते 28 इयर्स मुझे हो गए ना ये सारा काम करते, और फिर ये पैशन बन गया मेरा। हाँ। मतलब ऐसा ये है कि अगर मुझे कोई आधी रात को उठा के बोले ना पराठा बना दें, तो मैं वो पराठा भी आधी रात को बना के देने के लिए तैयार हूँ। वो एक पैशन हो गया है, मतलब शौक है, जुनून है। हाँ, सही। वो चीज बहुत ज्यादा है। और मुस्कान को अगर आधी रात को कोई फोन करके ये कहे कि मुस्कान आप देखें बहुत इमरजेंसी है और जी शादी करवा दें, हमारी शादी करवा दें, तो मुस्कान ने क्या कहना है फिर? कुकिंग मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग से मेरी ऐसी जान जाती है। मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ऐसे खाने बना लेती हूँ, पाए बना, अभी भी मैं घर पे कढ़ाई वगैरह बना के कोयले का दम लगा के अच्छी सी करके आई। लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ मेरा बस चले तो मैं घर में किचन ही ना रखूं, क्योंकि मेरी इतनी जान जाती है कुकिंग से, जबकि मेरे अपने खान सामा हैं, सारे घर को मेंटेन। लेकिन अगर मुझे कोई एक वक्त की रोटी भी डालनी पड़ जाएगी ना, तो मैं कहती हूँ भाई आउट ऑफ इट, वो ऑलरेडी आपकी सारी जिम्मेदारियां अब बैठ गई, ये रोटी चकला भी करो तो मुझसे नहीं होती है। मैं कहती हूँ नहीं भाई असल में करवा लो। असल में मसला ये है कि जब टाइम नहीं होता ना तो फिर उलझन होती है उसमें। अब जो लोग परफेक्ट होते हैं ना, जिनको परफेक्शन की आदत होती है, वो चाहते हैं, अगर आपकी ये ख्वाहिश होती होगी कि आप अगर सालन रोटी भी बना रही है तो परफेक्ट बनाएं उसको ना, बड़ा अच्छा सा करके बनाएं। तो जितने भी लोग जो वर्किंग विमेन्स होती है ना, वो उनकी परफेक्शन की आदत होती है, तो फिर वो अगर छोटे छोटे काम बीच में आते हैं ना तो वो हैक्टिक हो जाते हैं कि नहीं, फिर वो इस तरफ जो है वो टाइम नहीं दे पाते। चलिए जी, हमारे साथ मैनाम मौजूद है, तो हम सोच रही हूँ मैं कि इनसे जो है वो एक गाने सुनते रहे, बस गाने सुनते रहे। हाँ मतलब वही ना, वो भी यही कहेंगे कि भाई ये देखिए मुझे जो है वो कहे जा रही है गाना सुनाए भाई, आज ईद का दिन है तो आज आपने जो है हमें गाने ही सुनाने। होना था प्यार, आप सुनाएंगे हमें? वेलकम बैक। भाई बातें हो रही हैं यहाँ पर और मज़े के जो है हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सब लोगों के ड्राइंग रूम में होती हैं। तो बिल्कुल हम भी ऐसे ही फील कर रहे हैं इस वक्त कि हम भी जो है वो सब एक फैमिली की तरह हैं। हाँ बिल्कुल, घर से ज़्यादा बातें हो रही हैं, खूब हम बता रहे हैं कि भाई कौन से खाने खाएं, क्या कपड़े पहने, क्या नहीं करे, क्या करें। अच्छा जी, शॉपिंग कैसे हुई, क्या कब की, बिल्कुल लास्ट में की, मिड में की या कब की? सुमेरा का तो चलिए मुझे पता है थोड़ा लेकिन फिर भी पूछना है मैंने, लेकिन आप जरा बताएं। शॉपिंग का कोई इतना वो नहीं होता, मतलब कि बहुत ज्यादा हम लोग क्रेजी नहीं होते। बचपन की तो बात अलग थी, तो अब तो यही है कि चलती ही रहती है शॉपिंग। तो बस बना लिए थे कपड़े, तो पहले से ही ये सोचा हुआ था कि हाँ कुछ लेकिन साइड पे कर देते करने की तो एक अलग से एक्साइटमेंट नहीं यार, अब इतनी एक्साइटमेंट होती नहीं है, पहले तो बहुत होती थी और अब बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह से
वैसे इतने कपड़े और फिर बंदा ये हो रहा होता है कि यार बस थोड़े से साइड पे रख दो तो ये ईद पे पहन लेंगे, कोई नथिंग स्पेशल, कोई वो वाली बात नहीं है। बस थोड़े से जो कपड़े लाई थी वो साइड पे रख दिए कि यार चलो ये 3 ईदों के नए होंगे तो नमाज भी पढ़ लेंगे। और बच्चों का भी ऐसे ही रहा और हस्बैंड का भी ऐसे ही रहा। बस उसमें मैंने ये करा कि मैं पहले एक शलवार कमीज ले आई क्योंकि वो बहुत कम पहनते हैं, तो नमाज के लिए तो जाहिर सी बात है शलवार कमीज वाइट, तो बस वो मैंने जाके स्पेशली लिया। बाकी तो सब ऐसे ही। सही। भाईजान ने ईदी दी? हाँ बिल्कुल दी। अच्छा जी। वो मुझे एक्चुअली नहीं देते। हमारे यहाँ हिसाब क्या होता है क्या, यकीन करो तुम, मैं अपना चेक बनवाती हूँ उनसे और वो चेक अपनी मैनेजर को देती हूँ और उसको कहती हूँ कि ये चेक लेकर तुम फ्रेश नोट्स मुझे डलवाना। वो लेके मुझे देती है, मैं उनके ड्रॉर में सुबह उठ के रख देती हूँ। फिर वो आते हैं कहते हैं हाँ ये बेगम की ईद है, वो निकालते कहते हैं तुम दे रखी थी, अरे तुम्हारी थी। हमारे पिछले 7 साल से यही चल रहा है। मैं खुद अपनी ईदी रखती हूँ उनके ड्रॉर में जाके, फिर वो कपड़े पहन के खुद वो लेकर वो खुद मेरे हाथ में देते हैं। चले ये होती है। चलिए जी, कोई बात नहीं, बस जाती जो है ना एक जेस्चर ही काफी होता है कि अच्छा जेस्चर ही काफी होता है। आप बताएं भाई, ईद की शॉपिंग कब हुई? रमजान ट्रांसमिशन के साथ साथ और साथ ही हुई। हाँ, बेटियों की भी ईदियों की होती रही है, लेकिन वो एक ईद की जो शॉपिंग की खुशी होती है ना, वो अलग से वो हाँ वो बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं सब चीजें। बहुत मेरे साथ तो इशू ये होता है कि मैं जाहिर सी बात है जो भी ड्रेसेस पहन रही होती है ऑन ईयर, तो मुझे ये होता है कि मैं वो ड्रेस पहनूं जो मैंने ऑन ईयर ना पहना और वो अलग से मैं फिर अपना ड्रेस अलग से खरीदती हूँ। चाहिए वो बिल्कुल अलग से फिर आपको लेना पड़ता है। और ये मेरे साथ ही नहीं, सभी एंकर्स के साथ ही ये इशू होता है। आप बताएं मैडम, ईद की शॉपिंग की कुछ शौकीन है शॉपिंग के या फिर बस रूटीन कैसी है, क्या है? मैं तो फिलहाल मैं अपनी जो शॉपिंग होती है ज़्यादातर मैं खुद जाके कर रहा होता हूँ, लेकिन ईद पे ऐसा होता है मैं मदर को बोल देता हूँ कि एक सूट वो खुद ले आती हैं, मैं उनको कलर पसंद आ जाता है आपको? मैं उनको कलर बताया। ज्यादातर लोग तो नखरे लगाते हैं ना, टेलर कैसे लेके आ गए? मैं उनको बोलता हूँ कि ये वाला सूट अच्छा स्टिच करवाते हैं, पहनना है वाइट यस, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो कलर बता देता हूँ बोले ज़्यादातर। लेकिन मुझे ये होता है कि यार ईद पे 3 दिन मैं तो बस सुबह ईद नमाज पढ़ी, दादी के घर जाता हूँ, मैं आके सो गया। शाम में उठा कहीं जाना हुआ तो हुआ, दोस्त की कॉल आती है कि यार चलो, वो जबरदस्ती मुझे ले गया। और अभी जब ये पाकिस्तान आइडल में जब से आप आए हैं, लोग आपको जाने हैं, तो क्या जिंदगी है, थोड़ा चेंज आया है जिंदगी? बहुत ज़्यादा। मेरे सोशल मीडिया पे मिलियंस डैशबोर्ड्स हैं और भी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। सही। अब एवरीवन नोज मी बाय माय नेम आफ्टर। अभी रोजाना ये होता होगा आपको कि आप चेक करें फैंस क्या कह रहे हैं, मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस बहुत ज़्यादा है, व्हाट्सएप एवरीथिंग वो आते ही रहते हैं, अभी भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन खत्म ही नहीं होती, ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं और फिर आप कभी मैसेजेस देख लेते हैं, कभी मैसेजेस नहीं देखते, और आप जिनके मैसेजेस आप नहीं देखते, जिनको रिप्लाई नहीं करते, वो फिर बेचारे गुस्सा करने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है वो फैंस होते हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें इतने सारे मैसेजेस नहीं देख सकते। और जिनके मैं स्पेशली अगर जिनके मैसेजेस देख लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1-2 लोगों को रिप्लाई कर दूं, मतलब इट्स गुड विल जेस्चर, और कर देना चाहिए रिप्लाई। अच्छा जी, ईद का दिन है, खुशियों की बातें कर रहे हैं हम, ये बातें कर रहे हैं कि जी किसकी क्या रूटीन रहती है। हमारे जो फैज़ान है गिटारिस्ट, उनसे पूछ लेते हैं। फैज़ान, आपकी शॉपिंग के क्या मतलब रूटीन रहती है, शौकीन है शॉपिंग के या बस ठीक है? मैं शौकीन नहीं हूँ, नहीं ज़्यादा शौकीन नहीं, हो जाती है, सही, अम्मी ले आई है को पापा ले आया। अच्छा सही, इसी तरह की रूटीन रहती है आपकी, सही। अच्छा जी, चले हमारे साथ जो है वो शेफ सुमेरा यहाँ मौजूद है, शीर खुरमा भी रखा हुआ है, ठीक है ना जी? ये मैं इनसे पूछती हूँ, हाँ ईद की रौनक भाई, ये मैं पूछती हूँ कि जो शीर खुरमा है ये एक ऐसी डिश है कि ये ईद ना इसके बगैर अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। तो ये आप मुख्तलिफ तरीकों से हर साल ईद पे बनाती हैं या एक ही तरीके से शीर खुरमा बनाती हैं? जरा आज ईद का दिन भी है ना, पैगाम दे दे कितने तरीकों से बन भी सकता है शीर खुरमा? काफी तरीके हैं, देखें बाज़ लोग शीर खुरमे में ना खशखाश डालते हैं। अच्छा, हाँ, खशखाश से भी टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा। और एक वो आती है बंदे में ना, तवानाई सी आती है इसमें। और बाज़ लोग खोया डालते हैं, मैं खोया जरूर डालती हूँ, लाजमी। सही। और दूध को थोड़ा ज्यादा पकाएं आप, ज्यादा मतलब गाढ़ापन आ जाए उसमें, फिर आप उसमें बादाम पिस्ते वगैरह है। हाँ। और बाज़ लोग वो छुआरे नहीं डालते, लेकिन छुआरे इसके लिए मस्ट होते हैं। अच्छा। शीर खोरमा छुआरे को ही कहते हैं ना, वो लाजमी डालना चाहिए। और बाज़ दफ़ा जैसे आप डालते हैं इसके अंदर ये शीर खोरमे में क्या कहते हैं छुआरे, बाज़ दफ़ा ना दूध फट भी जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मिठास
एकदम जाती है ना तो दूध फट जाता है, तो उसमें दूध में डालने से पहले ना आप वो क्या सोडा डाल लें, मीठा सोडा, कभी भी दूध नहीं फटेगा। That's great. कभी भी नहीं अच्छी फटेगा। टिप है। ईद के दिन सुमेरा ने बड़ी हाँ, अच्छी रेमेडी मिल गई। टिप जो हाँ बिल्कुल कभी भी नहीं फटेगा वो। जितने लोग भी अभी बस ये बनाने लगे या कल बनाएंगे या फिर आज बनाएंगे और अभी नहीं बनाया या अभी तैयारियों में, तो भाई ये आपको बड़ी जबरदस्त छुआरे ख्याल से डालें। छुआरे जो है आपने शीरकुरमे और अगर में खोया भी डाल रहे हैं तो खोया बिल्कुल फ्रेश वाला लें, वरना बासी खोया होता है ना उसमें खटास होती है, तो वो मजा नहीं देगा। हाँ, अब भी आप जब इसको ट्राई करेंगे तो पर आप इसका सौंधापन देखिएगा, ये कितना सौंधा। हाँ ये तो है भाई। अच्छा मुस्कान, ये बताएं कि आप क्योंकि माशाल्लाह अपना बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं, क्या डिमांड्स हैं आजकल? मतलब ईद के फ़ौरन बाद शादी की डिमांड्स होती हैं कि जी ईद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आना है, मतलब फ़ौरन से क्या चल रहा है आजकल? ज़रा बताएं आपके बिजनेस में लोगों की क्या डिमांड बहुत हो जाती है, लेकिन बात ये होती है कि अल्लाह पाक ने भी एक सबका टाइम रखा है। हाँ। तो हम भी दिन रात कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन अल्लाह पाक ने जो टाइम मुकर्रर किया है उस पे ही वो होना है। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि यार इस ईद पे हमारी बच्ची भी खैर से या हमारे यहाँ भी बहू आ जाए, तो सबका एक ही कंसर्न होता है। लेकिन ये जिसके नसीब में जब होता है तो तभी होता है, वरना अभी हमारे कितने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोफाइल्स थे जो कि डन भी हो गए, क्योंकि इफ्तार पार्टी आपको पता है चल रही होती थी, तो उसमें माशाल्लाह डन भी हो गया और मैं बहुत सारी अल्लाह का शुक्र है मिली कंफर्मेशंस पे हो गए। अब कुछ ऐसे हैं जो पेंडिंग पर हैं। डिमांड सबकी यही है कि बस हमें करना है करना है। अब देखें कि इस ईद के बाद कितने जो है वो रिश्ते हो पाते हैं। चले भाई, ये तो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोगों की ज्यादातर यही ख्वाहिश होती है ना कि ईद का जो सीजन होता है वो उसके फौरन बाद, आप देखें वो कह रहे थे जो शादी सीजन, हाँ वो ईद के बाद फौरन जो है ना वो शादियां हो रही होती है, तो शादी सीजन की बात हो रही है। कोई ऐसा सॉन्ग है जो शादी से रिलेटेड हो, हम मिसेस अली को देंगे बेसिकली इट्स अ सॉन्ग डिपेंड ऑन दोस्ती पर है। तो बस ठीक है, फिर आप दैट्स ग्रेट, देखो तैयार है, तुम बस गाओ। थैंक यू बस। तो एक दफा फिर से आप सबको ईद मुबारक। सुमेरा, मुस्कान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। घर जाएं और मजे से एंजॉय करें और मजीद जो है वो खुशियां बांटें, ईदियां दें, बल्कि आप तो घर जाके ईदियां दें। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको और जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे पास और बड़े जबरदस्त ऐसे अच्छे मेहमान हैं जिनसे आज हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ईद के रंग हैं और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के संग हैं। अच्छा जी, अब हमें दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं। आपका इनसे तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं शारिक भाई, और जो कि MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ हैं नौरीन, और ये हैं फैशन डिज़ाइनर। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं शारिक भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, शारिक भाई से स्टार्ट करते हैं। शारिक भाई, यूजुअली जिस तरह से आप लोगों के रमज़ान गुजरते हैं, तो ईद भी डिफरेंट होती होगी और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती होगी। पहले तो आप यहाँ आए, उसका बहुत शुक्रिया। ये बताएं ईद कैसी गुजरती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाजमी ईद पहले की और अभी की ईद में बहुत फ़र्क है। अच्छा, बचपन की ईद और आप इस उम्र में जवानी की ईद में बहुत फ़र्क है। तो इसी तरह सियासत में आने के बाद बहुत फ़र्क आ गया है। लाजमी जो टाइम आप अपनी फैमिली को देते थे वो अब जो है उसको डिवाइड करना पड़ता है। वो हल्का भी है, फिर उधर सुबह ईद की नमाज है, तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क है, मगर मैनेज करना पड़ता है। जब इंसान जब कोई स्टेप लेता है, कोई नई ज़िंदगी में दाखिल होता है, कोई नई चीज़ करता है, तो उसमें चीज़ों में लाजमी फ़र्क आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए और आपकी पुरानी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो है, इसके लिए तो ज़हनी तौर पे भी कितना डिफरेंस लगता है जो पहले वाली जो ईद होती थी आपकी और अब जो ये पॉलिटिक्स के बाद वाली ईद है? ये देखिए बहुत लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ी जो फैमिली के साथ होती हैं। ये तो है, कोशिश करता हूँ मेंटेन करूँ, मगर अब ये कि जैसे पहला दिन मेरा ये होता है कि हम सब दादी के घर होते थे। अच्छा, जो मेरा हल्का है वही मेरी दादी का घर है, मेरा भाई घर है। हाँ, तो उससे मेरे को थोड़ी सी एडवांटेज है। अब उसमें ये है कि हम जब सुबह नमाज के बाद मेरा होता है कि मैं हल्के में ईद की नमाज पढ़ता हूँ, अपने घर से वहीं जाता हूँ। वहाँ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान वो लाजमी है, अपने दादा नानी इन सबकी कब्रों पे जो चले गए। वहाँ आने के बाद ये कि अपनी एक दोस्तों की हमारी गैदरिंग होती थी। पहले वो ये कि हम दोपहर तक बैठते थे, अब ये कि बहुत सुबह गए किसी दोस्त के घर, सारे बचपन के दोस्त जमा होते हैं, बस वहाँ नाश्ता करते हैं, आधे एक घंटे में बस निकलते हैं। फिर वापस अपनी फैमिली को लेके कि हल्के में ही जाता हूँ दादी के घर। ये कि वहाँ छोड़ के अब उधर बैठना नहीं होता, फिर उधर छोड़ के उनको फिर मैं मगरिब तक जो है, फिर वो हमारे जो लाजमी तंजीमी एक तरीक़ेकार है, जो हमारे साथी जो शहीद हैं हमारे तंजीम के, उनके घरों पे जाना, मिठाई लेके
जो साथी हमारे असीर हैं जो जेलों में, उनके घरों पे जाना, उनसे मिलना, उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से, बच्चों से, तो ये समझे इसमें ही हमारे को ईशा के वक्त मगरिब ईशा हो जाती है। सही। फिर बस फैमिली को लेके फिर वहाँ से निकलते हैं। हाँ, सेकंड डे का ये थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए रखा है कि सेकंड डे पूरा खानदान मेरे घर पे जमा होता है। अच्छा, ये अच्छा, वालिद साहब ने शुरू से है तो वो कंटिन्यू रखा है। फिर थर्ड डे से नॉर्मल वही MP वाली रूटीन। हाँ, चलो जी, वो रूटीन शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी पूछते हैं शारिक भाई से कि शारिक भाई जो है वो ईदी किससे लेते हैं और ईदी किसको देते हैं, लेकिन नौरीन से पहले मैं बात कर लूँ। नौरीन, कैसी गुजरती है ईद, क्या रूटीन रहता है? मेरे ख्याल में जितनी भी ख़वातीन है उनकी बेतहाशा मसरूफ़ गुजरती होगी पूरे रमज़ान से लेके और चांद रात और ईद। जी जी। मगर ज़ाहिर है कि हमारा त्यौहार है और मजहबी त्यौहार है तो वो इंतहाई खूबसूरती के साथ ही मनाया जाता है और बहुत मसरूफ़ भी गुजरता है। सही। नहीं तो क्या रूटीन रहती है, खाना पकाना और सारा कुछ? मेहमान ज़ाहिर है, पहले दिन आपके यहाँ मेहमान आते हैं, पहले ही से तैयारी शुरू हो जाती है। चांद रात का एक अलग ही माहौल होता है ख़वातीन के लिए, खास तौर पे कि ईद का एहतमाम हो रहा है, सुबह से सब नमाजें पढ़ के आते हैं, फिर घर पे जो है वो एक एहतमाम होता है पूरे नाश्ते का, बहुत अच्छा एहतमाम। तो ये होता है कि फिर दिन भर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। मगर फर्स्ट डे होता है कि जब तक ज़ाहिर पेरेंट्स हयात होते हैं तो उनके घर लंच होता था हमेशा से, मगर अभी हयात नहीं है, मगर बहन भाइयों का जाना होता है। फिर सेकंड डे से होता है स्टार्ट वो सब, तो एक बहुत अच्छा रहता है कि ज़ाहिर मगर जो बचपन वाली चीज़ें हैं या शादी के बाद वाली वो वाली रूटीन तो अब नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो एक अलग ही उसका खूबसूरती, एक मज़ा बिल्कुल ही अलग था। हाँ। अच्छा, जो बचपन वाली ईदें होती है ना वो बड़ी क्यूट सी होती है, बड़ी अलग सी होती है। बचपन वाली ईद कोई याद है, कोई किस्सा आपको याद हो अपना कि भाई मैंने ये जो है ना बड़ा फनी इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ? मैं नाम ऐसा कुछ फनी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन बचपन में मैं ईदी लिया करता था। अच्छा। मतलब जाहिर सी बात है कि मामू ने नी दी तो चलो मामू के पास जाते हैं, उसने नी दी और इससे लेते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब अम्मा अब्बा से, मतलब जाहिर सी बात है अम्मा अब्बा भी देते हैं तो देते हैं, वरना मैं उनसे बोलता नहीं कि मुझे ये चाहिए किसी से भी। जाहिर सी बात है हमें तो, मैं फैजान भाई से ही कहता हूँ कि हमें तो वेट होता है कि ईद पे कोई शो आए हमारा। अब तो भाई प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना, अब तो शो का इंतजार रहता है भाई नाम को कि कोई शो आ जाए तो कोई फिर सिंगिंग वगैरह करें और कोई इवेंट हो तो बस ये सारा कुछ हो। मगर इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए ईद के। वही ना। अच्छा शारिक भाई, ईदी किसको देते हैं और ईदी मिलती किससे? अच्छा, मैं ईदी तो खैर मैं तो इनका तो मेरे ख्याल में मुझसे छोटे ही हैं। जी जी बिल्कुल। मैं भाई आज भी MP बनने के बाद ना ईदी हक से लेता हूँ और लड़के लेता हूँ। अच्छा। अपने बड़ों से, मुझसे कोई 2 महीना भी बड़ा है ना, मुझसे भी ईदी लेता हूँ। अच्छा। लेकिन उसका मजा अलग है। हाँ, वो जाहिर है, आप उसका मजा अलग जिंदगी में कुछ भी कर लो, जितना पैसा भी कमा लो, जो एक ईदी के अगर 100 रुपए भी होते हैं ना तो उसकी खुशी अलग होती है। तो मैं आज भी लड़के लेता हूँ और अल्लाह का शुक्र है अब अल्लाह पाक ने देने वाली पोजीशन बना दी है, वैसे देते भी हैं और लेते भी हैं। सही। अच्छा, तो क्या बनता है घर में यूजुअली खाने में? क्या बनाती हैं भाभी, घर वाले क्या बनाते हैं पहले दिन? दूसरे दिन कोई स्पेशल फरमाइश कर रहे होते हैं आप उनसे, ये सारा कुछ खाना है मैंने? नहीं, ईद में तो वैसे ही देखे रमजान खत्म हुए होते हैं तो बिल्कुल ही शेड्यूल जो है ना ईद के, वो आप उस तरह खाना खाया जाता है। नहीं, बकरीद होती है असल खाने वाली, मैं ये कहता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है ना। इसमें ये कि कुछ भी वालदा है मेरी वालदा हमारे यहाँ शुरू से कि लोगों के बकरीद में कलीजी और वो बनता है हमारे यहाँ ईद के पहले दिन सुबह नाश्ते में, वो लाजमी बनती है। अच्छा, सही। वो वालदा बनाती हैं हमारी। अच्छा, ये शुरू से ना, क्योंकि वालिद साहब को अम्मी की हाथ का पसंद है, सही, तो हमारी बेगम उससे बची रहती है। अच्छा, फायदा हो गया। जो है वो शुरू से जो है मेरी दादी के पास से, उनकी डैड के पास से। वैसे तो पहले भी वालिद साहब बनाते थे और अभी भी मेरे वालिद साहब बनाते शीर खुरमा। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आपके वालिद साहब शीर खुरमा बनाते हैं ईद पे? वालिद साहब बनाते हैं, स्पेशल तरीके से बनाते हैं उनका सबको बहुत, पूरे खानदान को उनका शीर खुरमा अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं तो वालिद साहब बनाते हैं। बाकी इसी तरीके की है। बाकी सेकंड डे लाजमी उसमें लोग इतने होते हैं तो हम भी कहते हैं कि खवातीन को रिलैक्स छोड़ा जाए, तो खाना लाजमी वो फिर बाहर से ही बन के आता है, क्योंकि सारा खानदान वो जमा हुआ होता है तो फिर वो बाहर से ही बनता है, क्योंकि एंजॉय करें ना। अगर हम ईद पे भी ये वैसे बड़ा अच्छा थॉट है कि भाई खाना अगर बाहर से आ रहा है तो दैट्स ग्रेट थिंग, घर की खवातीन भी एंजॉय कर लें। और पूरा रमजान इतना सारा इफ्तारी काम वाम थक जाती है लोगों का खाना घर पे बनाना आसान नहीं है। हाँ, लोगों का खाना घर पे बनाना आसान नहीं होता बिल्कुल। और फिर पूरा रमजान भी जो है ना वो किचन में ही गुजरता है। तो जिन घरों में इस तरह का थॉट है, बड़ा अच्छा थॉट है। आप बताएं नौरीन, रमज़ान में ओवरऑल जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आम दिनों में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि ईद की वजह से लोग आप लोगों को ईद के बारे में पूछते हैं, ईद के ऑर्डर्स देते हैं, तो किस तरह से फिर मैनेज होता है कि इतने सारे रमज़ान में जो है वो ऑर्डर्स भी हैं और कपड़े भी रेडी करके देने? तो बताएं, क्योंकि मैंने ये आपसे बात भी करनी थी वैसे कि टेलर हजरात जो हैं उनके भी बड़े नखरे होते हैं, तो क्या डिज़ाइनर भी ऐसे ही नखरे करते हैं
कि जी आप एक काम करें कि आप 1 महीना पहले कांटेक्ट करें? हाँ, ये करना पड़ता है क्योंकि रमज़ान में तो सबका ज़ाहिर है बहुत ही डिफरेंट स्केड्यूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, तो उसके लिए बहुत पहले से हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं हो, दोनों को लेके चलना होता है। तो प्री प्लान किया हुआ होता है तो फिर ईजी रहता है। मगर हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जैसे बिल्कुल उनको बहुत देर में समझ में आता है कि अब हमें कपड़ों का कर लेना चाहिए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप क्लाइंट को अपने सेटिस्फाई करें। तो क्योंकि ज़ाहिर है हमारी भी एक रूटीन होती है और टाइमली होता है कि सबके पास चीज़ें मौजूद भी हों। दर्जी भी ज़ाहिर है फिर परेशान होते हैं, उनकी भी एक रूटीन होती है ज़ाहिर है रमज़ान में, उनके लिए तो भी पिछली दफा तो फर्शी शलवारें चली हुई थी, इस दफा क्या ट्रेंड है? इस दफ़ा भी फर्शी शलवारें, इस दफ़ा ज़्यादा इन है, फर्शी शलवार जी, और शॉर्ट शर्ट्स हैं और क्यूलॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है। चिकनकारी पे है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई पूरी। अब तो गरारे भी बहुत ज्यादा इन है और ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट बहुत इन है ब्लॉक प्रिंट। सही। चलिए जी, बातें हो रही है फैशन की, बातें हो रही है ईद की, बातें हो रही है खानों की, तो गाने क्यों ना सुने भैया? आप हमें एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाइए। शारिक भाई, कोई आपकी फरमाइश है, कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज बताएं। मिनाम गाया बहुत जमाने से ही सुना। अच्छा भाई, शारिक भाई जो है वो एक जो है ना वो खालिस किस्म के अवामी जो है ना वो पॉलिटिशियन है, जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर बहुत। वेलकम बैक। तो भाई शारिक भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ नौरीन है, मिनाम है और फैज़ान है, और हम ईद की बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि ईद वाले दिन ने थोड़ा सा तंग कर लिया जाए और टंग ट्विस्टर किया जाए। तो ये जो अब मैं बोलने लगी हूँ ना, ये अब शारिक भाई से शुरू करते हैं वैसे, ठीक है? शारिक भाई, ये कुछ इस तरह से है कि छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। नौरीन, छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। नहीं, 6 में पॉज नहीं आना चाहिए भाई। आप बताएं मिनाम। छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। विनर कौन है भाई, देख लेते हैं। आप फैज़ान। छोटे से शहर में 6 शीशे चमके। दोनों। अब भाई ये विनर मुझे फैज़ान लग रहा है, वैसे फैज़ान छुपे रुस्तम निकले। अच्छा जी, एक और है जी, ये है जी पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। ये शारिक भाई इसमें मुझे विनर लग रहे हैं जी। नौरीन। पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। ये तो भाई बड़ा आसान लिख के दे दिया आप लोगों ने, ये तो सब जीत जाएंगे जी। पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। फैज़ान। पतले पतंगे पतली पतंग के पीछे पड़े। नहीं, कुछ मुश्किल निकालना था, ये तो आपने बड़ा आसान दे दिया इन लोगों को टास्क। ज़बान पे सबके सही चढ़ता होगा ना, शीन नहीं चढ़ता होगा। शीन नहीं चढ़ता होगा, हाँ। अच्छा जी, सब सा साग सजीली सास ने सलीके से सजाया। ये बड़ा मुश्किल है। शारिक भाई प्लीज ट्राई, दोबारा बताएं। सब सा साग सजीली सास ने सलीके से सजाया। सब सा साग सजीली सास ने आगे भूल गए, सलीके से सजाया। हाँ, सब सा साग सजीली सास ने सलीके से सजाया। सब सा साग सजीली सास ने सलीके से सजाया। सबसा साग सलीकी सास ने सलीके से सजाया। सास नहीं है, सजीली सास ने सजीली सास है। हाँ, यही बोला है। सबसे साग क्या सजीली सास ने सलीके से सजाया। सबसे साग ओके, सबसे साग सजीली सास ने सलीके से नहीं, सजाया। आउट हो गया आप। सबका साथ सजीली साथ ने सलीके से। सबका साग नहीं, सबका साग नहीं होता है भाई, किस किस के लिए साग बनाएंगी? सबसा साग होता है। हाँ, सब साग सजीली सास ने सलीके से सजाया। सबसा साग सजीली साथ ने सकील। इसमें विनर शारिक भाई है जी। अच्छा जी, अब ये है चांदनी चौक में चमचों की चमक चमकी। चांदनी चौक में चमचों की चमक चमकी। जीत गए भाई शारिक भाई। चांदनी चौक में चमचों की चमक चमकी। ये तो भाई आसान है जी। चमचे की नहीं, चमचों की। हाँ, आउट हुए आप इस राउंड में। चमकी। हाँ, चांदनी चौक में चमचों की चमक चमकी। चांदनी चौक में चमचों की चमक चमची। अच्छा जी, ओके जी, ये हो गए हमारे टंग ट्विस्टर। हमने सोचा कि ईद का दिन है ना, थोड़ा सा इनका थोड़ा जहनी इम्तहान भी लिया जाए। अच्छा शारिक भाई ये बताएं, थोड़ी सी ना हम कराची के हालात पर भी बात कर लेते हैं कि अब कराची के जो जिस तरह से हालात हैं, तो जब आप खुद भी गुजरते हैं, आवाम की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जब आप खुद भी गुजरते हैं और जब आपको लेट हो रहा होता है, या आप देखते सड़कें टूटी फूटी हैं, या आप देखते भाई लोड शेडिंग है, मेरे घर में भी लाइट चली गई है,
उस वक्त आप किसको कॉल करते होंगे या उस वक्त आप किसको शिकायत लगाते होंगे, क्योंकि अपने हल्के की शिकायत तो खुद आपके पास आती है। देखें ये तो उससे मुझे आपके सवाल से मुझे वाकई याद आ गया। तो अक्सर मैं घर पे जब होता हूँ रात में फ़ोन आ रहे होते हैं हल्के से कि भाई लाइट चली गई है, केबल फॉल्ट आ गया, आप देखिए ये देखिए, तो मैं लाजमी वो ऑन बोर्ड है वहाँ पे मुझे पता है जीएम कौन है, यूजीएम कौन है, क्लस्टर हेड कौन है, मैं उनसे रब्ता करता हूँ कि भाई केबल फॉल्ट है, कब बनेगा, कब ये टीम ऑन बोर्ड करे बनाए। अच्छा जब मेरे अपने घर में जाती है तो लाजमी बात है मैं तो खुद किसी के हल्के में रहता हूँ, तो मैं इंतजार कर रहा होता हूँ या कि इलेक्ट्रिक को फ़ोन करता हूँ कि भाई ये फॉल्ट आया है, भाई इसको देखो जल्दी। अच्छा मैंने कभी भी नहीं बोला मैं एमपी बोल रहा हूँ तो जल्दी बनाओ। तो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा जो है ना वो अक्सर वो बोलता है कि उसने एक दफ़ा पहले बोला अपनी मामा को, मामा मेरे बाबा के पास तो सबका फ़ोन आता है तो ये सबकी लाइट खुलवाते हैं, अपनी लाइट पे तो ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि बेटा आ जाएगी इंशाल्लाह, भी दुआ करो आ जाएगी। तो देखिए अक्सर होता है कि हम भी कहीं ना कहीं बेबस है ना, कहीं बेबस है, हमारी हुकूमत हमारे हल्के में तो हम उधर देख रहे होते हैं। तो असल में मसला यही होता है कि अगर आप खुद भी कोई काम कर सकते हैं ना, फिर भी कहीं ना कहीं आके आप बेबस होते हैं, उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि अवाम कितने परेशान होती होंगी। नौरीन, अपने लिए कपड़े डिजाइन करने हो आपने और अपने ही लिए आपको पता चले नहीं यार इसका तो ट्राउजर मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, अब डिजाइनर किसी और की मुश्किल तो दूर कर देगा, अपने लिए फिर जल्दी से झटपट क्या आप सोचती है कि नहीं ये तो मसला हो गया। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं बहुत ही चूजी हूँ एक तो, और कलर्स के बारे में और कपड़े के बारे में तो मेरी बहुत ही ज्यादा मतलब वैसी सोच है कि उसमें मैं हो ही नहीं सकती कंफ्यूज। अच्छा, एक्यूरेट चीजें करके रखनी है अपनी। अच्छा चल सही, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के लोग भी होने चाहिए कि वो अपनी चीजें एक्यूरेट रखें। बट सम टाइम इट हैपेंस कि जो शख्स जिस काम में होता है ना, जिस शख्स का जो काम होता है उसके पास खुद जब बहुत सारी चीजों में वो स्टक होता है ना, तो फिर वो कहते हैं कि ये मैं क्या करूं। अच्छा जी, आप जब सॉन्ग गाते हैं और फिर सॉन्ग गाते हुए आपसे लिरिक्स आगे पीछे हो जाते हैं, जब दूसरों को के सॉन्ग सुनते हैं ना तो फिर बंदा ये कहता है देखो यार ये इसने लिरिक्स आगे पीछे कर दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब खुद से हो जाए फिर क्या होता है? ऐसा बहुत कम आप भी एक्यूरेट है। ऐसा बहुत कम होता है बिकॉज हम लोग सॉन्ग जो गाने से पहले बार बार सुन लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं, और वो एक सॉन्ग इतनी जगह गाया हुआ होता है तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो। वरना यूजुअली ये होता है ना कि पहले आप दूसरा कोई अगर सिंगर गा रहा हो ना तो आप उसके हाई नोट्स, लो नोट्स, सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपने साथ होता है फिर आइडिया हो रहा होता है ओहो ये तो मुझसे भी गलत हो गया, लेकिन पता नहीं लगने देना जजेस को कि जी यहाँ पे हमने बंड मारा हुआ है। ऐसा होता है जब आपसे कोई अच्छा गा जाए तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है। हाँ सही। चले यहाँ जो है ना हम तीनों बैठे हुए और हम तीनों आपसे अच्छा नहीं गाते, तो आप गाइए आप हमें सॉन्ग सुनाइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सॉन्ग जो है वो आपने हमें सुनाया। अच्छा जी शारिक भाई, ये बताएं स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ से आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये आवाम के लिए काम करना चाहिए, पॉलिटिशियन बनना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए? देखें हम सब जो हैं इस कराची में शहर के हालात देख के कहीं ना कहीं हम सब मुतासिर हैं कि हम सबको तकलीफ़ें हैं, परेशानी, हम सोचते हैं कि कैसे शहर सही होगा। पर यही एक सवाल था कि मैं भी एक आम आदमी था, मेरा एक छोटा सा कारोबार है, मैं वो करता था। हम दिन रात जो हैं टॉक शो देखते थे जो आपके चैनलों पे मीडिया पे चलते हैं, हम इसको बुरा भला उसको बुरा भला बोल के सो जाते थे। तो पर वही जो है मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई अल्लाह पाक ने तो हम सबके हाथ में कोशिश दी, हम तो अपना किरदार अदा करें। और फिर किसी हमारे बड़े ने कहा था कि भाई जहाँ अच्छे लोग नहीं होते वहाँ बुरे लोग आते हैं, तो हर उस जगह को फील करने के लिए जो है वो अच्छे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बस मैंने जो है मुस्तफा भाई जब कराची वापस आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे मैं मुतासिर था पहले भी, क्योंकि मेरा शहर बनाया था, मेरा शहर उस टाइम तरक्की करी थी। एक आम आदमी अगर मैं शहरी था तो मैं बस उनको मैंने जाके ज्वाइन किया, उनसे मिला, बस उस दिन के बाद से 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूँ। अल्लाह पाक ने MP बना दिया, बस कोशिश कर रहे हैं अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें। मगर मैं यहाँ पे ये बात भी लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि अभी लाजमी रमज़ान गुजरे हैं, अल्लाह पाक ने ईद जो है तोहफ़े के तौर पे दी है, इसको मनाना सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है ईद मनाना। हमने देखा कि रमज़ान में हमारी अफवाज जो है अफ़गानिस्तान जो आपका पड़ोसी मुल्क है और उन लोगों से जो है मैं वॉर भी नहीं कहूँगा, उनको सबक सिखाने के लिए फ़ैसला किया हमारी अफवाज ने, उनको सिखाया। फिर आपने ईरान पे जो हमला देखा, सुप्रीम लीडर खमनाई साहब की शहादत हुई, लाजमी एक बोझल दिल के साथ ये ईद मना रहे हैं। मगर हम सबको चाहिए कि हम इस ईद में हमेशा जो आने जो खुशियाँ, चाहे मैं पॉलिटिशियन हूँ या कोई भी पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या कोई किसी भी फील्ड में हो, हम किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ ईद मना ही लेते हैं, टाइम गुजार ही लेते हैं। हमारी अफवाज के वो बहादुर जवान, वो अफसरान
जो बॉर्डरों पे होते हैं हमारी हिफाजत के लिए कि हम ये रमज़ान सुकून से गुजारें, ईद सुकून से गुजारें। और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं इस मुल्क में, इस माशरे में या मुल्क से बाहर, वो बक लोग जो इनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, आज भी हमारी अफवाज पे, आज भी पाकिस्तान को बुरा बोलते हैं। तो उन नमक हरामों के लिए मेरा यही पैगाम है कि भाई आज हम सब जब कुछ भी किसी फील्ड में भी, आज मीडिया में आप एंकर हैं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, ये फैशन डिज़ाइनर है, ये सिंगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी उन अफवाज की वजह से, उन फोर्सेस की वजह से जो मस्जिदों के बाहर हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमारे लिए पहरा दे रहे होते हैं, वो पुलिस अफसरान, वो पुलिस के कांस्टेबल, तो हमें याद रखना चाहिए। और कम से कम उन पुलिस अफसरान से या उन पुलिस के जो जितने भी सिपाही हैं जो मस्जिदों के बाहर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ईद के बाद जब नमाज़ पढ़ के निकले ना, तो अपने बच्चों को जब आप गले लगाते, अपने बड़ों को गले लगाते ईद मिलने के लिए, उन जवानों को भी गले लगाएं। क्योंकि वो भी ईद छोड़ के उनके पास आपके लिए खड़े हुए। बिल्कुल। चले जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी जो फ़ौज है ना उसकी तो मिसाल ही नहीं है। मतलब दुनिया की आप चाहे आर्मी देख लें या दुनिया में पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो बातें होती हैं ना, लोग कहते हैं कि इनकी फ़ौज जो है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। देखिए आज के इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करूँ, माजरत रह गई आपकी इस बात से, कि जो अभी सिनेरियो हमने देखा, ये पिछले मई से हम देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, उससे ये बात, और आज ये रमज़ान में इस वॉर से ये बात साबित हो गई कि मईशत कुछ भी नहीं है, अफवाज ज़रूरी है। बड़े बड़े मुल्क जो है जिनके पास तेल के कुएं हैं, वो आज जो है अपनी अफवाज ना होने की वजह से बिल्कुल बेबस हो गए। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस मुल्क में पैदा किया और ये अफवाज जो है हमें अता की। यस वी हैव बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड दैट्स पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बातें करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई ईद की खुशियां हैं, ईद के दिन हैं और ईद के रंग में सिटी न्यूज़ नेटवर्क आपके साथ शामिल है। शारिक भाई हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ फिजान है, मिनाम है और हमारे साथ नौरीन है। नौरीन जो है वो कुछ जिक्र करी थी सेवइयों का, खास किस्म की सेवइयों का। नौरीन ज़रा बताएं आपके यहाँ किस तरह की सेवइयाँ बनती हैं? हमारे यहाँ जो है, क्योंकि मेरे वालिदैन का ताल्लुक जो है वो लखनऊ से था। अच्छा। तो ये कि हमारी खास तौर पे लखनवी सेवइयाँ बनती हैं। अच्छा। और बड़े एहतमाम से बनती हैं। उसकी बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। सही मज़े का टेस्ट होता है उसका। अच्छा, बात वही ना, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि शीर खुरमा बड़ा ज़रूरी होता है। शारिक भाई, शीर खुरमे के बगैर नहीं लगती ईद ना, ये तो जरूरी होता ही है, मस्ट है। वो हर अब ईद बकरीद में अलग कोई डिशें होती है, बारबेक्यू होता है, वो है। अब शीर खुरमा ऐसा है कि ये समझिए ईद के साथ जुड़ गई है, रिवायत हो गई है हर घर की। बिल्कुल। तो जो जैसा भी बनाता है मगर बनाता लाजमी है शीर खुरमा, और हर घर का आप कोई कहीं का एक टेस्ट नहीं देखेंगे उसमें। मैंने जितनी जगहों पे खाया सबके टेस्ट डिफरेंट। ये बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शारिक भाई ये बात कि शीर खुरमे का टेस्ट ना आपको हर घर का अलग मिलेगा। कोई बहुत जो है वो गाढ़ा बनाते हैं, कोई जो डिफरेंट टाइप का बनाते हैं, कुछ उसमें बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल देते हैं, कुछ उसमें बहुत ज्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा जी, मिनाम हमारे साथ हैं। मिनाम, मैं चाहूंगी कि आप हमें सॉन्ग सुनाएं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया। अच्छा शारिक भाई, हमारे यहाँ जो पेट्रियाटिज़म है, अब जो रिसेंट अभी जो ये जंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने सबक सिखाया था इंडिया को, उसमें आप देखें कि हम लोगों के जज्बे कम नहीं हुए थे। मतलब आप जिस तरह से इंडिया की जानिब से वो फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी था और वो जो कुछ भी कह रहे थे, पाकिस्तान में अवाम बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखें सुकून से बैठने की वजह क्या, जो मैंने बताया कि हमारी अफवाज, उस पर हमारा भरोसा, हमारा एतबार। और फिर सबसे बड़ी बात जो है ना, कहीं पे भी बात हो रही है, बहुत से लोगों ने ये बोला कि भाई सिर्फ ईमान की ताकत पे आप भरोसा रख के ना टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, मगर हमें यकीन है कि हम मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान जो है इसी रमजान के महीने में जो गुजरा, ईमान की ताकत भी है और हमारे पास तमाम वो डिफेंस की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी है। हमारे लोग, हमारे गाँव देहातों के लोग जो है वो अपने सामने बैठ के मिसाइल चलवाएं। हाँ, ये जरूरत। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जहाँ से आप लॉन्च करते हो, फिर आपको जगह भी चेंज करनी पड़ती है कि वो ट्रेस नहीं हो। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जवानों के साथ उधर की आवाम ने, उधर के लोगों ने जो है वो बैठ के देख रहे थे वो। शिफ्ट करी है, कोई उनके लिए लस्सी बना के ला रहा है, कोई खाना बना के ला रहा है, ये सब मीडिया ने देखा और दुनिया ने देखा। तो इसलिए उसको बड़ी जल्दी इंडिया को हमने बड़ी जल्दी लपेटी है जंग ना, हमने कोई बहुत लंबा नहीं चलाई। हमारी अफवाज ने जो करा है तो वो समझ गए भाई ये वो कौम है और इनकी अफवाज वो है। इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है, दुनिया को ये पता है जो पाकिस्तान का दुश्मन है कि जब तक इनकी आवाम को अफवाज से लड़ा नहीं दो, हम पाकिस्तानी अफवाज को नहीं हरा सकते।
तो यही साजिश है। तो मैं हर जगह यही अपील करता हूँ अपनी आवाम से कि खुदारा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहो, अपनी अफवाज को हमारे से, हम कुछ दे नहीं रहे उनको, सिर्फ हम उन पे अगर खुदा ना खासा कोई तनकीद करते हैं ना तो उनके हौसले पस्त होते हैं कि वो एक बंदा जो बॉर्डर पे खड़ो कि आपके अपने घर बार बच्चे बीवी छोड़ के ईद शादियाँ उनके घरों में मैयतें हो जाती हैं, वो नहीं जा पाते, और आप उन पे अगर कोई तनकीद करते हो, उनको बुरा भला बोलते हो तो उनके हौसले बस होते हैं। और जब हम हौसला देते हैं ना, हम हौसला ही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे, हम दे के आ रहे हैं अपनी आर्मी को। बिल्कुल। तो ये ना करें और हमारे ना करें बिल्कुल। और हमारी जो अफवाज है और जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, अब जो रीसेंट करंट सिनेरियो ना उसमें उन्होंने बताया है कि वी आर डिफरेंट। उन्होंने बताया है कि दुनिया को वैल्यू पता चली, आज दुनिया को पता चला है ना कि यू नो दिस इज पाकिस्तान। और मैं हमेशा ये कहती हूँ ये वो पाकिस्तान नहीं है, अब ये वो पाकिस्तान है जिसने आगे बढ़ के बताया कि अगर इंडिया आइसोलेट करना चाहता तो हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया। अभी अगर हम सिर्फ शहर की रोडों की और पानी और गटर की वजह से हम किसी को बुरा बोले, नहीं, ये छोटा मोटा काम है, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। जो मसले घर के अंदर के मसले होते हैं ना, वो तो पाकिस्तान हमारे लिए घर जैसा है, बिल्कुल ये तो घर के अंदर के मसले हैं। लेकिन जब आपके घर पे कोई बाहर से बात करेगा तो फिर पाकिस्तान जवाब देना भी आता है। कोई भी पार्टी नहीं थी उस दिन, कोई किसी जमात का नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है, ये सब पे क्रेडिट जाता है। कोई भी पार्टी हो, मैं उनके लोगों को बोलता हूँ कि सब ने बहुत अच्छा जो गेस्चर दिया। फिर इसके बाद जो हमने 14 अगस्त का महीना मनाया, अल्लाह का शुक्र है वो सब ने देखा कि हर किसी ने अपना रोल प्ले किया। सबसे बड़ी शारिक भाई, सबसे बड़ी एक जो चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की, ऑब्वियसली मैं ऑफिस आ रही थी, ऑफिस जा रही थी, कोलीग्स थे, सब फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हर इंसान ये कह रहा था नहीं पाक आर्मी वो डिस्ट्रॉय कर देगी इंडिया को, पाक आर्मी बस हमारे जहाज चले गए अब बस। हाँ, और करके दिखाया, ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि बताया। मतलब वो DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आपको अगर बहुत शौक है तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसका मुकाबला दुनिया में किसी भी आर्मी से नहीं है। जो लोग इस हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने अब ये मिसाल अपने सामने भी देख लिया है। वो आखिरी क्लिप थी जो पाकिस्तान ने जो फिर अपना जो बदला चुकाने के शुरू हुआ, उससे पहले जो 20 सेकंड की क्लिप थी वो आज भी देखो ना तो इतना खुशी होती है देख के और जज्बा बढ़ता है उस क्लिप से देख के जो वो बोल के गए थे और उसके बाद जो इंडिया को उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, जब उनके अंदर वर्थ होती है तो वो वर्थ इसलिए होती है कि आपको पता होता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आप जो है किस तरीके से किस चीज़ को आगे गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो जी हमारी जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान, तो उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है, उनकी जितनी कुर्बानियाँ हैं, तो वो तो मतलब इतनी है कि वो बयान से बाहर हैं। वो तो अगर आप उनके बारे में बात करते जाएं तो ऐसे कई प्रोग्राम्स चाहिए उनके बारे में बात करने के लिए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए। अल्लाह ताला हमारी पाक अफवाज को सलामत रखे। अच्छा नौरीन, आप हमारे साथ हैं, अब ये बताएं कि अब ईद होती है ना, डिज़ाइनर्स की ईद इसी तरह होती है। अभी आपने बहुत सारे लोगों के ड्रेसेस भी करके दिए होंगे, उनको कपड़े भी बना के दिए होंगे, उनको बताया भी होगा। अब क्योंकि ये शादी सीजन है, ईद के फौरन बाद जो है ना शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या फिर डिमांड आती है? ब्राइडल ड्रेसेस की डिमांड आती है, पार्टी वियर आते हैं या क्या आते हैं? क्योंकि आजकल तो जो है वो जो दूल्हे की जो अम्मी होती हैं या दूल्हे की जो बहनें होती हैं उनको भी वो भी उतने ही हैवी ड्रेसेस पहन रही होती है जैसे ब्राइड पहन रही होती है। मैं रिकमेंड करती हूँ असल में बहुत सारे लोगों को कि मतलब अगर वो देखें और भी तकरीबात में, तो अब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चलते हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे मतलब जो ब्राइड नज़र आ रही है वही, ऐसा नहीं है कि दुल्हन की सास भी वैसी नजर आए और बाकी के ब्राइड मेड्स होती हैं वो उनको थोड़े लाइट पहनने चाहिए। भाई अगर ब्राइड जो है वो गरारा पहन रही है तो बाकियों ने भी गरारे बनाए, गरारे पहने बेशक, मगर ये कि ब्राइड से मैच करते हुए कलर नहीं होने चाहिए बिल्कुल, ताकि ब्राइड का एक बिल्कुल ही वो अलग से नजर आनी चाहिए। और ईद के बाद बहुत शादियाँ, काफ़ी सारे ऐसे ही फंक्शंस होते हैं, तो उसमें ये होता है कि पार्टी वेयर और ब्राइडल काफ़ी इसकी डिमांड होती है और वो पहले ही से सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि फ़ौरन ही इसके बाद सब शुरू हो जाती हैं सारी चीज़ें। सही, तो वो फिर काफ़ी हेक्टिक हो जाता होगा। नहीं, वो सारे ऑर्डर्स पहले ही से आपको करना पड़ते हैं कि बिल्कुल ऑन टाइम आपको डिलीवरी भी देनी है। कितना टाइम पहले किसी को डिजाइनर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? ब्राइडल के लिए तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए, कम से कम 3 मंथ्स। अगर हैवी है आपको कांटेक्ट करें। बिल्कुल सही। और पार्टी वेयर है तो अगर वो लाइट है तो ज़ाहिर है उसके लिए भी कम से कम 1 महीना होना चाहिए कि आप फिर सेटिस्फाई भी हों, फिर आपको अच्छी चीज़ भी चाहिए, बिल्कुल टाइम पे भी चाहिए। और जिस तरह के ज़ाहिर है यहाँ के हालात हैं तो ये हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ टाइमली सारी चीज़ें डिलीवर हो सबको। अच्छा नौरीन, वैसे तो आपने बताया माशाल्लाह आप यू आर वेरी पर्टिकुलर, वेरी एक्यूरेट, बट कभी ऐसा हुआ है किसी ने, क्लाइंट ने कोई ड्रेस दिया हो, कुछ हो गया हो, कुछ ऊपर नीचे कुछ खराब होता है कि लोग पसंद कर लेते हैं अगर अगर उनको पसंद इत्तेफाक है कि नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर ही छोड़ते हैं ज़्यादातर लोग, कलर कॉम्बिनेशन मेरे बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो मगर ये होता है कि जैसे अब उनके पास पहुंचा है, अब उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसमें अब
बहुत ये मुश्किल है कि अगर आपने या तो एडवांस पेमेंट सबसे ज़रूरी है, मैं कहती हूँ पैसे वापस दो मेरे, नहीं पैसे वापस नहीं। अब जैसे जब आपने एक चीज़ पसंद कर ली है, सारी चीज़ें बता भी दी हैं, उसके बाद जो है फिर आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो फिर बड़ा ऐसे क्लाइंट हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर को जो है वो परेशान भी कर रहे होते हैं, फिर एक के बाद एक डिमांड जो है ना उनकी आ रही होती है। हाँ, ज़ाहिर है कि उसमें फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। अच्छा ऐसे भी करते हैं, अच्छा ये डिज़ाइन भी बना दें, ये कलर भी, चीज़ भी अच्छी चाहिए, मटेरियल भी अच्छा और स्टिचिंग भी अच्छी और पैसे भी कम। चले जी, लेकिन डिजाइनर्स के हवाले से भी ये कहा जाता है कि आप लोग बड़े महंगे होते हैं, वैसे जो बात है यही है कि देखिए हर कोई चाहता है कि अच्छी से अच्छी चीज पहने और अच्छा ही नजर आए, तो उसके लिए पैसे तो खर्च करना पड़ता है। शारिक भाई डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हैं या नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, या किस तरह आपकी शॉपिंग, क्या रूटीन होती है? नहीं, मैं तो खैर पहले बिल्कुल एमपी बनने से पहले मैं शलवार कमीज सिर्फ ईद में ही पहनता था। अच्छा, जुम्मे में भी ये कि अक्सर बहुत कम हो जाती है कि ऑफिस वर्क होता था वो। अब ये है कि बिल्कुल मैं जो है वो पैंट शर्ट से बिल्कुल ही दूर हो रही हूँ। हाँ, तो अब ज़्यादातर शलवार कमीज है, अब उसमें बाकी ये कि मेरे असल में काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, तो वो खुद ही अपनी सिलेक्शन से जो है ना, उनको मेरी पसंद पता है। हाँ। और वो बस जब उनको बोलता हूँ कि भाई कुछ दे दो बनाने के, खत्म हो गए हैं नए कपड़े। क्योंकि मैंने देखा है आजकल पॉलिटिशियंस जो हैं, मेल पॉलिटिशियंस भी बहुत ज्यादा आजकल अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कपड़े अच्छे पहनना, अच्छा दिखना सुन्नत है, और वो ये तो बाकी अच्छा अगर है आपके पास तो अच्छा दिखना, ये मना बड़ा अच्छा जेस्चर है कि भाई अपना भी तो ख्याल रखें ना। मेरी कोशिश होती है कि भाई कम से कम आप कहीं जाओ, आप देखें लोग बोलते हैं ना कि ये कोई एमपी है, कोई भी सियासी बंदा कहीं गया और आपने वीडियो कोई उसकी वो हो गई है कि भाई कपड़े फटे हुए थे पहन गया, हम उसकी तारीफ कर रहे थे, यार देखो कितना जबरदस्त आदमी, मलंग आदमी वो। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर आप किसी सीट पे हो, किसी पोजीशन पर अल्लाह ने आपको दी हुई है, तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि मैं जो कपड़े पहन के जा रहा हूँ वो साफ सुथरे हैं नहीं है, वो इससे मलंग नहीं होते भाई, ठीक है ना। फिर इससे ये पता चलता है कि भाई जब आप अपना नहीं कर सकते तो फिर बाकी माशरे में दूसरे शहरों का क्या ख्याल रखोगे, शहर भी और हल्का भी ऐसे ही फाड़ोगे जैसे कपड़े पटे। असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको टेकअप करना बड़ा जरूरी होता है कि आप अपना भी ख्याल रखें, फिर अपने साथ साथ जो फराइज आपको दिए गए वो उनका भी आप ख्याल रखें। चले अभी शारिक भाई से बहुत सारी और भी बातें करनी है, शारिक भाई से उनके हल्के के लोगों के बारे में बात करेंगे। फिजान अभी बहुत देर से आप बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। हाँ मिनाम, बड़े देर से आप बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, मैं चाहती हूँ हमें गाना सुनाए। भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। मिनाम तो बहुत जबरदस्त सिंगिंग कर रहे हैं। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे मजीद बातें। वेलकम बैक। तो भाई मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, नौरीन भी हैं, शारिक भाई भी यहाँ पर हैं, मिनाम है, फिजान है, चारों से हम मज़े मज़े की बात करें। शारिक भाई ये बताइए कि आपके जो हल्के के लोग हैं उनसे आपकी क्या बातें होती हैं? मतलब अब जैसे जब मैं आपको शो पर इन्वाइट करती हूँ, इससे पहले भी आप मेरे शो पर आ चुके हैं, कराची के बारे में बात होती है तो एक तसल्ली हो जाती है कि भाई ठीक है, ये कहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें तो आप ये कह देते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं, बहुत सारी और बातें भी हो जाती हैं। आवाम को कैसे मुतमईन करते होंगे आप? देखिए आवाम को मुतमईन करना, देखिए जब मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा ये हालात आज से नहीं है, ये 18 साल से तो शहर बिगड़ते ही गया है, मैनेज भी नहीं हुआ, ना बनाया, ना उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हुई 18 साल से। हर कोई आता है। देखिए मैं अच्छा जब अवामी नुमाइंदा मैं खुद भी मुझे खुद भी यही शिकायत होती थी आज से पहले कि भाई मेरा हल्के का एमपी इलेक्शन जीतने के बाद मुझे नज़र नहीं आता, फिर नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद तो फिर वापस वोट के लिए आते हैं। तो मैंने जब ये इलेक्शन लड़ा तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैंने तो कोई वादा नहीं किया था, मैं ईमानदारी की बताऊं, मैंने कोई बर्डन नहीं लिया था कि मैं दूध की नहरें बांधूंगा, मैं पानी ले आऊँगा, मैं सड़कें, क्योंकि मुझे पता था कि एमपी की ड्यूटी और इख्तियारात कितने होते हैं। एमपी का काम नहीं है पानी देना, गटर देना, तो मैं उसके वादे क्यों करूँ। मैंने सिर्फ वादा किया था कि भाई मैं मौजूद रहूँगा, मैं आपके बीच रहूँगा, कोई काम होगा तो बताऊँगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा तो बताऊँगा क्यों नहीं हुआ, आपसे राब्ते में रहूँगा, आपकी कॉल उठाऊँगा, आपको जवाब दूँगा। मैं हर जगह ऑन ईयर बोलता हूँ, और मैं कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि यार इसको मैंने इस एमपी को फ़ोन किया और उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं करी या कॉल मिस भी होगी तो मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं उनके मैसेज। अच्छा फिर जलाज़मी एज ए एमपी अल्लाह पाक ने इतने ताल्लुकात इख्तियारात दिए हैं कि उन जगहों पे जहाँ पे जिनके काम है, पानी का मसला है, तो मैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को
भेजता हूँ कि भाई ये काम करके दो, ये मसला हल कराओ। सुई गैस का मसला आता है तो मैं उनको भेजता हूँ, ये करो, हल कराओ। देखिए आप जब कनेक्ट रहते हैं ना, आप बोले भरोसा कराना तो अभी आवाम को बहुत मुश्किल है, ठीक है, मगर जब आप उनसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है। हालात बहुत ख़राब है, मेरे हल्के की भी बहुत ख़राब थे हालात जब मैं आया था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस फ्लोर पे अल्लाह पाक ने मुझे भेजा उधर मैंने अपने हल्के की आवाज़ उठाई, उन रोडों की गलियों का नाम ले के आवाज़ उठाई, और आज अल्लाह का शुक्र है कुछ जगहें जो हैं वो बन गई हैं, रोडें दल चुकी हैं, कुछ जगहों पे काम हो रहा है। आज मैं कल रात ही की बात बता रहा हूँ, आज उस रोड पे कारपेटिंग हुई है कि मैंने खुद जो है अपनी ज़िंदगी के 38 साल, आप छोड़े 30 साल ले लेके जब मैंने होश संभाला, वो रोड मैंने आज तक दला हुआ नहीं देखा था, आज तक नहीं दला हुआ देखा था। आज उस रोड पे भी सेवरेज चेंज हो गया है, पानी की डल गई है और उधर कारपेटिंग भी हो गई है। तो ये वो चीज़ है जो जिनके लिए आवाज़ उठाई। मैसेज क्या देना चाहेंगे ईद के हवाले से? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा ईद के हवाले से कि भाई अपने प्यारों को जो है दुआओं में याद रखें, जिनसे नाराज़गियाँ हैं उनको मनाएं, और छोटे हैं तो आप माफ़ी मांग लें, बड़े हैं तो आप इंतज़ार नहीं करें, फिर भी जाके आप माफ़ी मांग लें। तो बाकी अपने मुल्क से मोहब्बत करें, पॉजिटिव सोचें मुल्क के लिए, नेगेटिव जो गुमान है कि भाई कुछ सही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। रब की ज़ात बहुत बड़ी है, वो इंशाल्लाह पल भर में जो है ना वो सब चीज़ चेंज हो सकती है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पाकिस्तान से प्यार करें, हम पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा जिस दिन ये शहर हमारे हाथों में आया तो 6 महीने में आपको तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, हकीकी तब्दीलियाँ 6 महीने में तब्दीली। हाँ इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएंगी। शहर पहले भी बना के दिखाया, देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हमने पहले भी बना के दिखाया। इस शहर को हमने दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शामिल करा। इधर के मेयर को दुनिया का 2nd वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला। आज शहर तीसरे बदतरीन शहरों में शामिल है, कराची रहने वाले। और जो 1st और 2nd पे है ना, उधर कोई वो नहीं, उधर जंगें चल रही हैं, तो वरना फिर हम पहले ही होते हैं। तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। चलिए तो जी, सही करना मसला उम्मीद नहीं है कि शहर कराची की रोशनियां बरकरार रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। नौरीन, ईद का मैसेज? ईद का मैसेज मेरे लिए मैं यही दूंगी कि जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों और ख़ानदान के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो हमें अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे साथ हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं, या और जगहों पे जाके ख़ास तौर पे जैसे ओल्ड एज हाउसेस हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे हमें जाके ईद ज़रूर मनानी चाहिए, उनके लिए तोहफे लेके जाने चाहिए, ताकि उनको भी एक एहसास हो कि हमारे साथ भी लोग मौजूद हैं, घर वाले मौजूद हैं। घर वाले मौजूद हैं। चलिए जी, अच्छा मिनाम से तो अभी हमने सॉन्ग सुनना है, फैज़ान से मैसेज ले लेते हैं। जी फैज़ान, ईद का मैसेज? ईद का मैसेज यही है कि अपने पेरेंट्स से मिले, और जो हयात हैं और जो नहीं है उनके कब्रिस्तान जाया करें, उनसे मिला करें। ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। चलिए जी मिनाम, आप हमें सॉन्ग सुनाएं, बल्कि पहले आप हमें मैसेज दें ईद का और बताएं, और उन कॉम्पिटिटर्स से भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें जो आपके साथ कंपटीशन में अच्छा मौका है ये। कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, बट आई विल से कि ईद पे खुश रहें। सबसे पहले खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। जो भी है आप जो भी कर रहे हैं उस पर बस कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और म्यूजिक भी सुनते रहें, मेरा एक ओरिजिनल आ रहा है उसको भी सुनें। म्यूजिक सुनते रहें और मिनाम का म्यूजिक सुनते रहें। चलिए जी मिनाम, आप हमें सॉन्ग सुनाइए। कौन सा सॉन्ग सुनाने लगे? Okay, there's a last song. अब सॉन्ग तो सुनाइए। अहमद जाज़ेब का नहीं सॉन्ग गा सकते? अहमद जाज़ेब का पूछ रही है वो। अच्छा शारिक भाई, आपको कौन सा सिंगर पसंद है वैसे? मैं वाकई भी नहीं सुनता, मुझे 11 साल हो गए मैंने गाने नहीं सुने। पॉसिबल है शारिक भाई, कोई तो सिंगर होगा जिसको आप पसंद करते होंगे। चलो पहले ही सही, पहले मैं रहीम शाह को। रहीम शाह? क्योंकि मेरी हल्के के थे, मेरी पड़ोसी थे, हमने बचपन में पूरा देखा उनको। रहीम शाह आपके पड़ोसी थे? उनकी स्ट्रगल देखा है मलीर के रहीम भाई। अच्छा, और मैंने स्ट्रगल देखी है उनको देखा है। और वो उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि वो आज भी इस लेवल पे आने के बाद भी उन्होंने अपना पास नहीं भूले। वो लोगों को बताते हैं भाई मैं क्या था, मेरे वालिद साहब क्या थे। तो वो इसलिए मुझे वो पसंद है कि मैंने देखा है उनको। सही भाई, रहीम शाह का कोई सॉन्ग आता है आपको? नहीं आता? अच्छा शारिक भाई आप गा लें। नहीं, मेरी आवाज़ ईद का दिन है भाई, सबसे अच्छा तो उनका वो था यार, वो तो किसी को नहीं आता, माँ मुझको झुलाओ झूला रहे। हाँ, वो आता है आपको? अभी तुमने बोला कि अभी तुमने अपने पैगाम में बोला माँ बाप से मिले, इन्होंने बोला माँ बाप से। इन्होंने भी कहा। हाँ भाई, आपको आता है? Okay, let's do अहमद जाज़ेब। अहमद जाज़ेब, ओके फाइन। अप्रिसिएशन का कुछ रिप्लाईज होते हैं जो मैं लाजमी पढ़ता हूँ। अगर कोई बहुत
उसने कोई अच्छी बात की हो, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं लाजमी उसको रिप्लाई वगैरह करता हूँ। सोशल एकदम से सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि समझ नहीं आता। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना कि रेगुलर कमेंट्स होते हैं, कुछ लोग रेगुलरली आपको कमेंट करते हैं ना, तो वो फिर आपको आपके नजर में भी आ जाते हैं कि अच्छा ये रेगुलरली हमें कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं। ऐसा ही है, वो इंडिया की मेरी 50% फॉलोइंग इंडिया से आई थी। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह पाकिस्तान आइडल के बाद, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। लेकिन कुछ बीच में आ जाते हैं 1-2 कमेंट जिनको आपको इग्नोर करना पड़ता है। इट्स नॉट डिपेंड कि आप, मुझे ऐसा लगता है आप हर चीज़ कंसिस्टेंसी से करते रहो तो एक टाइम आता है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल पे आप चाहते हो पहुंचना। लेकिन वही बात है कि आपको बस ये देखना है कि आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं उस चीज़ से। मतलब आप एक जगह परफॉर्म कर रहे हो, अगली जगह वो सारी मिस्टेक्स अगली जगह ना हो, बस इस तरह आपको मुझे लगता है लेके चलना होता है। सही, चलिए जी मैडम, मैं चाहूँगी कि आप हमें सॉन्ग सुनाएं, फिर जो है वो हमारा जो ये स्पेशल शो है ईद का, यहाँ से हम वाइंड अप करेंगे। लेकिन उससे पहले मनाम का सॉन्ग, और उससे भी पहले शारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप कीमती टाइम निकाल कर हमारे शो पर आए। नौरीन आपका शुक्रिया, आप आज ईद के दिन इतना कीमती वक्त अपना जो है वो निकाल के हमारे शो पे आए। फैजान आपका भी थैंक्स।